नमस्कार दोस्तों, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकेंड स्टेटमेंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियसली उत्तराखंड सिविल जज 2002 के पेपर में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है 1 and 4 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, सी इज 2 and 4 ओनली, डी इज 1 and 3 ओनली। दोस्तों, जो पहला स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे हाउसेस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात आपको पता है। सो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सारे इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। थर्ड स्टेटमेंट है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज यूनियन टेरिटरीज के दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं अलॉन्ग विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द आंसर इज बी, 2 and 3 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ही इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसका जो सिंबलाइज करता है सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यूजुअली हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एग्जीक्यूटिव में भूल जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इसलिए। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बताया है कि इलेक्टोरल कोलाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। और इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन होगा? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका कोई रोल नहीं है इलेक्शन में। थर्ड है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का कंडक्ट होता है, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये इलेक्टोरल कोलाज ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ टेनेंट ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन इन इंडिया एंड अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। सेकेंड, it is a rule framed by the Supreme Court to conduct its business. Which of the following statement is or are correct? पहला स्टेटमेंट है 1, that is only 1. सेकेंड ऑप्शन है only 2. थर्ड ऑप्शन है both 1 and 2. फोर्थ ऑप्शन है neither 1 neither 2. The answer for this question is statement C, both 1 and 2. अब चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर क्यों बोला जाता है? बिकॉज द प्रिविलेज ऑफ द Chief Justice to constitute benches to hear cases. Therefore, the Chief Justice and the Chief Justice of High Court enjoys both administrative, judicial powers. The Chief Justice is the master of the roster and he alone has the prerogative to constitute the benches of the court and allocate cases to the benches so constituted. No judge can take up the matter on his
own unless allocated by the Chief Justice of India. तो इसलिए चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर बोला जाता है। ये जो टर्म है वो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में कन्फर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, the purpose of fundamental right is to impose fetters on the state and establish a limited government. Second statement है India is a union of state and not a federation. Which of the following statement given is or are correct? आपका पहला ऑप्शन है only one, second option is only two, third option is both one and two, fourth option is neither one, neither two. The answer for this question is statement number 1, that is A. Why so? Let's see here. The fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against the invasion by the state. So, first statement is correct. इसमें क्या बोला गया है पहले स्टेटमेंट में? द पर्पस ऑफ द फंडामेंटल राइट इज टू इम्पोज फिटर्स ऑन द स्टेट एंड एस्टैब्लिश अ लिमिटेड गवर्नमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज though the word federation is not used anywhere in the constitution, India is the federation because it has all the essential features of the federation, that is dual government, division of power between center and state, supremacy of the constitution and authority of courts in interpretation of the constitution. ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना बिकॉज पूछा जा सकता है कि फेडरेशंस के क्या क्या असेंशियल पॉइंट्स है. द फेस यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स दैट फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग्स द स्टेट एंड देयरफॉर द स्टेट डू नॉट एंजॉय द राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन. किसी भी स्टेट के पास में अनलाइक यूएसए यूनियन से सीसीड होने का राइट नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स. On the other hand, the phrase federation of state means the federation is a result of an agreement among the states and they have the right to secede from the union. So the second statement is wrong. So answer is A. Only one statement is right. Next question is the theory of basic structure of constitution was propounded in. Your statement number 1 is Indira Gandhi versus Raj Narayan. B option is I.C. Golaknath versus State of Punjab. C option is Keshwanand Bharati versus State of Kerala. D option is Menka Gandhi versus Union of India. This question was also asked in Uttarakhand 2002 examination and the answer for this question is statement number 3, that is C. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोपाउंड किया गया था. ये सारे केसेस के बारे में एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एक लैंडमार्क केस था दैट गेव a new and highly varied interpretation to the meaning of life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. Also, it expanded the horizon of freedom of speech and expression to the effect that the right is no longer restricted by the territorial boundaries of the country. In fact, it extends to almost the entire world. Thus, the case saw a high degree of judicial activism and ushered in a new era of expanding horizon of fundamental right in general and Article 21 in particular. This case is also called as Golden Triangle. 14, 19 or 21 were challenged together and it was appreciated by the apex court. तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 21 के ऊपर इश्यूज थे, ना कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई जजमेंट दिया गया था. सो सेकेंड केस इज इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण. इट वाज आल्सो अ लैंडमार्क केस. इंदिरा गांधी आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी of using corrupt practices for elections by the Allahabad High Court made several amendments to the constitution which ultimately removed all the grounds on which she was charged guilty. She was thereby acquitted by a 5-judge bench of the Supreme Court.
इसी के बाद, ये केस के बाद ही इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया में. So this is also not a case for basic structure of constitution. Third is Golaknath versus State of Punjab is one of the landmark case in the Indian legal history. A number of questions were raised और उसमें से सबसे जो important question था वो ये था कि whether the parliament has the power to amend the fundamental rights enshrined under part 3 of the constitution or not. तो पिटिशनर ने कंटेंट किया था दैट पार्लियामेंट हैज नो power to amend the fundamental right, whereas the respondent contended that constitution makers never wanted our constitution as rigid and non-flexible one. The court held that the parliament cannot amend the fundamental right. ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये जजमेंट था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. और इसी को ओवरटर्न किया केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 के केस में, जिसमें कि कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बट द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The protection of Article 300A, person not to be deprived of property save by authority of law, is available to. Statement 1 is any person, B legal person, C juristic person, D is all. इसमें आर्टिकल 308 के अंदर में पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी, ये राइट किसे दिया गया है? सो आंसर इज ए, एनी पर्सन. राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, rather it is a constitutional right and now exist in article 300A. अब article 300A क्या बोलता है? No person shall be deprived of his property save by the authority of law. Therefore, the article protects an individual from interference by the state and disposes a person of the property unless it is in accordance with the procedure established by law. किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से तभी निकाला जा सकता है with the procedure established by law. The provision indicates that a person can be deprived of his property only through an act passed by the parliament or state legislature and not by executive order or fiat. The word law in Article 300A means an act of parliament or a state legislature, a rule or a statutory order having the force of law that is positive or state made law. So the protection of Article 300A ये किन किन को मिलता है? सबको मिलता है, सारे persons को मिलता है. Next question is, this question was asked recently in Maharashtra judicial magistrate examination in 2020. Next question is, the governor of each state shall appoint a person to be advocate general for the state who is qualified to be appointed as A attorney general, B district judge, C a judge of high court, D none of the above. Answer is C. The governor of each state shall appoint a person to be advocate general for the state who is qualified, जो कि अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होगा जज ऑफ हाई कोर्ट, वो अटॉर्नी जनरल के लिए एलिजिबल होगा. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन MPSC JNFC 2020 एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, every high court shall have superintendence over A any court constituted by the armed forces, B any tribunal constituted by the armed forces, C all courts and tribunals throughout the territory in relations to which it exercises jurisdiction. D option is all the above. Answer for this statement is C. Under Article 227, it is specifically provided that High Court has the power of superintendence over all the courts and tribunals throughout its jurisdictional territory except military tribunal. This power of supervision is a very wide power as it extends to all court as well as tribunals within the state.
whether such court or tribunal is subject to the appellate jurisdiction of High Court or not. So answer is C. Statement C, all courts and tribunals throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction. This is the correct answer. दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बताना भूल गई थी, तो सेशन खत्म करने से पहले मैं वो बताना चाहूंगी आपको. सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट सिटीजन्स राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट. सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर अमेंडमेंट के बाद में इसे 300A लीगल राइट दिया गया. आफ्टर दैट नाउ Supreme Court has recently held that citizen right to own private property is a human right. ये human right भी है. तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि 300A is a human right or not. ये केस था 80 years old woman का whose 3.34 hectare land was forcibly taken by the Himachal Pradesh government in 1967. For constructing a road. The court used its extraordinary jurisdiction under Article 136 and Article 142 of the Constitution to direct the government to pay the woman compensation of 1 crore rupees. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है A citizen's right to own private property is a human right. The state cannot take possession of it without following due procedure and authority of law. इसमें पुराने वाले केस को मेंशन किया है. स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार केस 2011 का केस है, wherein it was held that the right to property is not only a constitutional or statutory right but also a human right. और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि right to property ceased to be a fundamental right with 44th Constitutional Amendment Act 1978. It was made a constitutional right under Article 300A, which requires the state to follow due procedure and authority of law to deprive a person of his or her private property. That's all for today's discussion. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to this channel.